दूर दराज से रोजी रोटी के लिए महानगरों में आकर रहने वाले लोग ज़रूरत पड़ने पर अपने रिश्तेदार, करीबी और अपने गांव के लोगों की ये सोचकर मदद कर देते हैं कि उनकी भी रोजी रोटी का साधन बन जाएगा। लेकिन कई बार उन्हीं में कोई आस्तीन का सांप भी निकल आता है। हितेश कर्तक पांडी ऐसा ही सांप था। 54 वर्षीय धनंजय नारायण तांडेल दक्षिण मुंबई के समुद्र किनारे बसी पोस्ट कॉलोनी कोलाबा की सुंदर नगर बस्ती में अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनके अलावा 2 बेटे और एक सुंदर सी बहू थी। उनकी पत्नी का काफी समय पहले ही देहांत हो चुका था। उनका छोटा सा परिवार था, जहां सभी लोग सुख चैन से रह रहे थे। धनंजय नारायण सुंदर नगर में करीब 30 सालों से रहते आ रहे थे। उनके प्रेमिल स्वभाव की वजह से बस्ती के सारे लोग उनके परिवार को खूब सम्मान देते थे। धनंजय राणे का बड़ा बेटा महेंद्र तांडेल मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था, जबकि छोटा बेटा चेतन कोलाबा के एक शोरूम में नौकरी करता था। तांडेल भी एक शोरूम में चपरासी थे। सभी लोग सुबह को अपने अपने काम पर निकल जाने के बाद सब शाम को ही घर लौटते थे। महेंद्र की पत्नी श्वेता सुबह जल्दी उठकर सबके लिए टिफिन और चाय नाश्ता तैयार करती और उनके जाने के बाद घर के रोजमर्रा के कामों में जुट जाया करती थी। घटना 10 मई 2017 की है। हमेशा की तरह घर के सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए थे। दोपहर लंच के बाद महेंद्र तांडेल ने अपनी आदत के अनुसार पत्नी श्वेता को फोन किया। ये उनका रोजाना का नियम था। काफी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन श्वेता ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। बार बार नंबर मिलाने के बाद भी जब श्वेता ने फोन रिसीव नहीं किया, तो महेंद्र के दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो हमेशा महेंद्र के फोन की राह देखा करती थी। श्वेता कहाँ है और क्या कर रही है, ये जानने के लिए महेंद्र ने अपने पड़ोसी को फोन करके श्वेता के बारे में पूछा। कुछ समय बाद पड़ोसी ने महेंद्र को जो खबर दी, उससे वे चौंक गया। पड़ोसी ने बताया कि श्वेता ने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर रखा है और घर के अंदर तेज आवाज में टीवी चल रहा है। दरवाजा थपथपाने और आवाज देने पर भी वह दरवाजा नहीं खोल रही है। ऐसी क्या बात हो गई जो श्वेता दरवाजा बंद करके तेज आवाज में टीवी देख रही है। महेंद्र ने बिना देर किए अपने पिता धनंजय को सारी बातें बताकर उन्हें घर पहुंचने को कहा। बेटी की बात सुनकर धनंजय घर की तरफ निकल गए। किसी अनहोनी के ख्याल से वह रास्ते भर परेशान रहे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने जैसे तैसे घर के दरवाजा खोला, तो अंदर का जो नजारा था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। बहू श्वेता की बाथरूम में लहूलुहान लाश पड़ी थी। उन्होंने ये जानकारी अपने दोनों बेटों को दी, तो वे भी थोड़ी देर में रोते पीटते घर पहुंच गए। पड़ोसियों ने पूरी परिवार को धीरज बांधते हुए मामले की खबर पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। बाबा के थाना प्रभारी विजय धोपावकर को जब पुलिस कंट्रोल रूम से यह जानकारी मिली, तो वह भी इमाम शिंदे, सुभाष दूधगांवकर, एपीआई विजय जाधव, सुदर्शन चौहान, अमोल ढोले, महिला एसआई प्रियंका देवकर, कांस्टेबल प्रवीण भालेराव, निकम पाटिल के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने इसकी सूचना अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी थी। घटनास्थल कोलाबा थाने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए पुलिस टीम करीब 10 मिनट में वहां पहुंच गई। तब तक धनंजय के मकान के पास मोहल्ले के तमाम लोग जमा हो चुके थे। पुलिस जब मकान में पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। कांच के कई बर्तन टूटे हुए थे। श्वेता का शव बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ था। उसके गले और छाती पर चाकू के कई गहरे घाव थे। उसके बदन पर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज था, जो कई जगह से फटा हुआ था, जिससे यह संभावना लग रही थी कि अभियुक्त उसके साथ मनमानी करना चाहता था। कमरे की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मृतका और अभियुक्त के बीच काफी हाथापाई वगैरह हुई थी। थाना प्रभारी अभी घटनास्थल का निरीक्षण और पूछताछ कर ही रहे थे कि डीसीपी मनोज कुमार शर्मा, एसीपी राजेंद्र चौहान भी वहां पहुंच गए। मौका मुआयना करने के बाद अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों से बात की। इसके बाद थाना प्रभारी ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करके लाश पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल में भेज दी। डीसीपी के दिशा निर्देश के बाद थाना प्रभारी विजय धोपकावर ने जांच की एक रूपरेखा तैयार की, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने पीआई इमाम शिंदे और सुभाष दूधगांवकर को सौंप दी थी।
घटनास्थल कोलाबा जैसे पोश इलाके में था, जहां सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों की कॉलोनियां है। मामला कई तुल्य पकड़ ले, इसलिए डीसीपी ने कोलाबा पुलिस की सहायता के लिए माता रमाबाई अंबेडकर पुलिस थाने के तेज तर्रार थाना प्रभारी सुखलाल बर्बे को भी लगा दिया। थाना प्रभारी सुखलाल बर्बे ने मामले की समांतर रूप से जांच शुरू कर दी। कोलाबा थाने की पुलिस टीम मृतक के ससुराल वालों से बातचीत कर परिजनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल का अध्ययन कर रही थी। पीआई शुक्लाल बर्बे ने एक गुप्त सूचना के आधार पर श्वेता के कातिल का पता लगाकर उसे हिरासत में ले लिया। पीआई शुक्लाल बर्बे ने अपने सहायकों के साथ अपनी जांच का मुख्य केंद्र मृतक श्वेता के परिवार को ही बनाया था, क्योंकि वह ये जानते थे कि इस तरह की घटना अधिकतर अपनी जान पहचान वालों के बीच ही घटती है। इसलिए उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से अध्ययन किया था। इस विषय में उन्हें अधिक से अधिक जानकारी मृतका के परिवार वालों से ही मिल सकती थी। उन्होंने श्वेता के साथ रहने वालों की जन्म कुंडली को खंगाला। उन्हें अपनी इस मुहिम में कामयाबी भी मिली। तांडेल परिवार का करीबी और चेतन तांडेल का जिगरी दोस्त हितेश कर्तक पांडी उनके रडार पर आ गया। 14 मई 2017 को पीआई सुखलाल बर्बे की जांच टीम ने उसे फोर्ट इलाके के एक शोरूम से हिरासत में ले लिया। पुलिस टीम के अनुसार जिस दिन यह घटना घटी थी, उस दिन वह सबके साथ काम पर गया जरूर था, लेकिन कुछ ही समय बाद वापस घर लौट आया। इसके अलावा वह पुलिस के एक भी सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहा था। कोलाबा पुलिस और माता रमाबाई अंबेडकर थाने की संयुक्त टीम ने हितेश से पूछताछ शुरू की, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने श्वेता की हत्या की जो कहानी सुनाई, वह इस प्रकार थी। 23 वर्षीय हितेश कर्तक पांडी महाराष्ट्र के जिला पालघर के उसी गांव का रहने वाला था, जिस गांव के धनंजय नारायण तांडेल मूल निवासी थे। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण धनंजय तांडेल रोजी रोटी की तलाश में महानगर मुंबई आ गए थे। वहाँ कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने एक शोरूम में चपरासी की नौकरी कर ली। फिर वह सुंदर नगर बस्ती में किराए पर रहने लगे। बाद में वह अपने बीवी बच्चों को भी ले आए। उनके बीवी बच्चों को मुंबई आए अभी कुछ ही साल हुए थे कि अचानक उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मौत के बाद वह टूट से गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को नहीं टूटने दिया। दोनों बेटों को उन्होंने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि उनकी नौकरी लग गई। परिवार में आमदनी बढ़ी, तो उन्होंने सुंदरनगर में ही खुद का एक मकान खरीद लिया। धनंजय तांडेल की पत्नी के गुजर जाने के बाद घर सुना सुना सा हो गया था। ऐसे में उन्होंने अपने बड़े बेटे महेंद्र तांडेल का विवाह श्वेता से कर दिया। श्वेता दिखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही पढ़ी लिखी और घर के काम में होशियार थी। श्वेता और महेंद्र के विचार आपस में खूब मिलते थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। ऑफिस में पहुंचने के बाद भी महेंद्र को जब भी समय मिलता, वो श्वेता को फ़ोन कर लेता था। उनकी शादी के 2 साल कैसे बीत गए, पता ही नहीं चला। धनंजय अपने दोनों बेटों के साथ कभी-कभी अपने पैतृक गांव भी जाते रहते थे। उनके छोटे बेटे चेतन की गांव के हितेश वो कर्तक पांडी से दोस्ती हो गई थी। दोनों ही हम उम्र थे। चेतन जब कभी-कभी अपने गांव जाता, तो हितेश के साथ सैर-सपाटा करता था। जब हितेश काम धंधे की तलाश में मुंबई आया, तो तांडेल परिवार ने उसकी काफ़ी मदद की। इतना ही नहीं, महेंद्र ने कोशिश करके उसकी कोलाबा में प्यूमा शोरूम में नौकरी भी लगा दी। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके घर रहने का बंदोबस्त भी उसने अपने घर में ही कर दिया था। पहली मंजिल पर धनंजय, उनका बेटा चेतन और चेतन का दोस्त हितेश रहता था, जबकि नीचे के भाग में महेंद्र अपनी पत्नी श्वेता के साथ रहता था। कुछ दिनों तक तो हितेश कर्तक पांडे ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वह महेंद्र के परिवार में घुलता रह गया, उसकी झिझक भी दूर हो गई। वह श्वेता से कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने लगा। देवर का रिश्ता होने की वजह से दोनों के बीच हंसी मजाक भी चलती रहती थी। हितेश श्वेता को अपने रंग में रंगने की कोशिश करने लगा, यानी वह श्वेता को मन ही मन चाहने लगा था, जबकि श्वेता केवल चेतन की तरह हितेश को अपना देवर ही मानती थी। इससे आगे और कुछ नहीं। पति और देवर की तरह वह हितेश का भी टिफिन तैयार कर देती थी। घटना के दिन हितेश काम पर तो सबके साथ गया, लेकिन कुछ देर बाद वह घर वापस आ गया। श्वेता के पूछने पर उसने सिरदर्द का बहाना बनाया। श्वेता ने उसे चाय के साथ सिरदर्द की गोली देकर उसे ऊपर के कमरे में जाकर आराम करने को कहा, और फिर वह
घर के कामों में लग गई। उसे क्या मालूम था कि उसकी मौत का वारंट निकल चुका था। हितेश ऊपर के कमरे में न जाकर कुछ देर तक श्वेता के सौंदर्य को निहारता रहा। इसके बाद जब श्वेता बाथरूम में चली गई तो उठकर हितेश ने अपने योजना के अनुसार टीवी की आवाज़ तेज कर दी, साथ ही एसी का टेम्परेचर भी हाई कर दिया। फिर वह श्वेता के साथ मनमानी करने के उद्देश्य से बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम का दरवाज़ा खुलते ही वह श्वेता से मनमानी करने पर उतर आया। उसने श्वेता को दबोच लिया और बोला, भाभी आज मुझे अपने मन की मुराद पूरी कर लेने दो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तड़प रहा हूँ। दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। हितेश की यह बात सुनकर श्वेता बुरी तरह घबरा गई थी। अपने आप को उसने बचाने के लिए वह पूरे कमरे में इधर-उधर भागने लगी। वह अपने बचाव के लिए चीख-चिल्ला भी रही थी, लेकिन टीवी की तेज आवाज़ में उसकी आवाज़ दब गई थी। हितेश सिर पर वासना का भूत कुछ इस तरह सवार था कि उसके सोचने-समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई थी। वह श्वेता के जिस्म के लिए पागल-सा हो गया था। हितेश की इस हरकत से श्वेता भी अपना आपा खो बैठी थी। वह कमरे में रखा सामान तोड़ने लगी ताकि आवाज़ सुनकर पड़ोसी आ जाए। मुख्य दरवाजे पर आधुनिक लॉक था जिसे वह जल्दबाजी में खोल नहीं सकी। उस समय श्वेता की ऐसी स्थिति थी जैसे एक पिंजरे में बाघ के सामने बकरी की होती है। इस दौरान उसके कपड़े भी फट गए थे। अपने मकसद में कामयाब न होते देख हितेश को श्वेता पर गुस्सा आ गया। वह किचन में गया और वहां से सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया। उस चाकू से उसने श्वेता के गले और सीने पर कई वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी लाश को बाथरूम के पास डाल दिया। श्वेता की हत्या के बाद वो पूरी तरह डर गया था। कुछ समय तक वह वहीं बैठा रहा। इसके बाद उसने बाथरूम में जाकर अपने हाथ-मुँह साफ किए, कपड़े बदले और कमरे को उसी स्थिति में छोड़कर अपने काम पर चला गया। दरवाज़ा भिड़ते ही आधुनिक लॉक फिर से बंद हो गया था। पुलिस टीम ने हितेश कर्तक पांडी से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ धांधली की धारा 302, 452 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे पुलिस हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया। जांच अधिकारी पीआई इमाम शिंदे और सुभाष दूधगांवकर ने अपनी जांच पूरी कर मामले का आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। कथा लिखने तक मामला अदालत में विचाराधीन था। फोटो काल्पनिक है, इसका घटना से कोई संबंध नहीं है।